नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 13वां वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से सीख रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स तैयार किए हैं। साथ ही हम इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारी चीज आपको इसमें बताई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पीछे की वीडियो के अंदर हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और अलग अलग प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सी लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए हमारी इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए, तब आपको सी लैंग्वेज एकदम सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रोग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रोग्राम्स में फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना, किसी एक नंबर की पावर कैलकुलेट करना और कोई नंबर प्राइम है या नहीं चेक करने के लिए प्रोग्राम। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और इसको एंड तक देखिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू 15 स्टेप्स, कि 15 स्टेप्स तक हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है और इसे कैसे लिखा जाता है वो आपको मैं साथ में ही बताता हूं और अपने इस प्रोग्राम को देखते हैं। प्रोग्राम इसका एकदम सिंपल है और इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं फिबोनाची सीरीज का। नॉर्मली फिबोनाची सीरीज को जब प्रिंट करते हैं तो शुरुआत 0 से करते हैं, 0, 1। अब इन दोनों को आपस में जोड़कर यानी 0 और 1 को जोड़कर हमको क्या मिलता है, 1। अब फिर हम क्या करेंगे, 1 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। फिर हम 2 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। फिर हम 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। फिर हम 5 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8। फिर जब हम 8 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13। 13 को जब 8 से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21। इस तरीके से ये सीरीज जो है इनफिनिटी तक प्रिंट की जा सकती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमको 15 स्टेप्स तक ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए जो प्रोग्राम बनेगा वो ये है। अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा वो हम डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत में हमने इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल लिए हैं। एक वेरिएबल लिया है i, एक वेरिएबल लिया है a की इनिशियल वैल्यू यानी a की शुरुआती वैल्यू कितनी है, 0। एक वेरिएबल लिया है हमने b और b की शुरुआती वैल्यू क्या है, 1। और एक वेरिएबल लिया है हमने c। a, b और c ये 3 वेरिएबल हैं और एक वेरिएबल हो गया अपना i। फिर हमने लूप शुरू किया है और लूप कहां से कहां तक चल रहा है, i इक्वल्स टू 1 से हमने लूप को शुरू किया है और ये लूप लेस देन इक्वल्स टू 15 यानी कि 15 तक ये लूप चलेगा।
1 से 15 तक ये लूप चलेगा। अब इसका रीजन क्या है कि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो फिबोनाची सीरीज है, कितने स्टेप्स तक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है, प्रिंट करनी है, 15 स्टेप्स तक। तो इसी वजह से हमने लूप को 15 तक चलाया है। अब मेन जो प्रोसेसिंग है वो इन सभी स्टेटमेंट्स में है कि ये स्टेटमेंट्स क्या काम कर रहे हैं, ये एक एक करके हम देखते हैं और समझते हैं। तो शुरू में हमने क्या लिखा, लूप के अंदर यानी कंडीशन चेक की जाएगी i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 15, यस। तो हम लूप के अंदर एंटर होंगे और लूप के अंदर प्रिंटफ की जो वैल्यू है वो हमने प्रिंट करवाई है। सॉरी, लूप के अंदर हमने जो एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाया है प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके। तो यहाँ पर जो एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू शुरू में हमने देखा कि 0 है, एक ही वैल्यू 0 है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, इस 0 को प्रिंट कर देगा। फिर हमने क्या किया, ये चीज ध्यान से देखिए कि a प्लस बी, ए और बी को आपस में जोड़ा और रिजल्ट कहाँ भेज दिया हमने, सी में। रिजल्ट कहाँ आ गया अपना, सी में। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिलहाल सी के अंदर 1 है। फिर हमने क्या किया, बी की वैल्यू को पुट कर दिया ए में, बी की वैल्यू को हमने रख दिया ए में। बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो अब ए के अंदर कितना आ गया, 1, तो ए की वैल्यू फिलहाल 1 है। फिर हमने क्या किया, सी की वैल्यू को रख दिया बी में, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1 थी, इस 1 को हमने कहा रख दिया बी में, तो बी के अंदर भी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो फिलहाल यानी कि जब लूप एक बार चलेगा, पहली बार चलेगा, तो पहली बार जब लूप चल रहा है तो ए और बी इन दोनों में वैल्यू क्या है, 1 1, और सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब क्या होगा, अब होगा i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब सेकंड स्टेप में हम लूप के अंदर एंटर होंगे तो हमने क्या किया है, पहला स्टेप क्या है लूप का, कि प्रिंट ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया। ए की वैल्यू कितनी थी, 1, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ए की वैल्यू 1, तो ये ए की वैल्यू 1 यहाँ पर प्रिंट हो गई। फिर इसके बाद में हमने अगले स्टेटमेंट में क्या किया, ए प्लस बी, ए और बी को आपस में जोड़ दिया, ए की वैल्यू अपनी 1 है, बी की वैल्यू भी अपनी 1 है, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2, और वो 2 कहाँ चला जाएगा, सी में। तो सी में फिलहाल कितना आ गया है, सी में वैल्यू आ गई है 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने b की वैल्यू को कहाँ रख दिया, a में, तो b की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो a में कितना चला जाएगा, 1, तो साहब a की वैल्यू हो गई 1। फिर इस तरीके से हमने c की वैल्यू को कहाँ रख दिया, b में। c की वैल्यू वर्तमान में कितनी है, करंटली कितनी है, 2 है, जो कि b में चली गई, तो b की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे i की वैल्यू 3 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, हम लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आके हमने a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। a की वैल्यू फिलहाल कितनी है, a की वैल्यू फिलहाल है 1, तो ये वाला जो 1 है ये यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, ये a की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, देखिए कि a प्लस बी, अब जो a है, a की वैल्यू अभी 1 है और b की वैल्यू अभी 2 है, तो 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 3, और ये जो 3 है ये कहाँ चले जाएंगे, c में, तो c की वैल्यू फिलहाल कितनी हो गई, 3। फिर हमने क्या किया, b की वैल्यू को a में पुट कर दिया, b की वैल्यू कितनी है, 2, तो अब a में कितना आ गया, 2, तो यहाँ अपने इसको a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। फिर हम क्या करते हैं कि c की वैल्यू को b में रख दिया, तो c की वैल्यू कितनी है, 3, c की वैल्यू 3 है, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, बी में, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जैसे आई की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन चेक होगी, लूप के अंदर आएंगे, ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये जो 2 है ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर से क्या होगा कि फिर से a प्लस बी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, सी में, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, सी की वैल्यू हो गई 5। अब बी की जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, ए में, बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो फिलहाल ए में कितना आ जाएगा, 3, तो हम यहाँ पे a इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं, ये a में वैल्यू आ गई 3। फिर c की वैल्यू कहाँ रख दी हमने, b में, तो c की वैल्यू जब b में अपने रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी है, 5, जो कि b में चली गई, तो b के अंदर वैल्यू आ गई साहब 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि b की वैल्यू कितनी है करंट में, 5। फिर से क्या होगा, i प्लस प्लस आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, और हम लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर हमने वापस एक की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये a की वैल्यू प्रिंट हो गई 3। फिर क्या होगा, c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8, तो c के अंदर वैल्यू आ जाएगी 8, तो ये c की वैल्यू हम यहाँ चेंज कर देते हैं, ये c की वैल्यू हो गई 8। फिर b की वैल्यू को पुट कर दिया a में, तो b की वैल्यू कितनी है करंट में, b की वैल्यू साहब 5 है, जो कि हमने a में पुट कर दिया, तो a के अंदर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और c की वैल्यू कहाँ रख दिया, b में, c की वैल्यू कितनी है, 8 है, c की वैल्यू 8, तो वो हमने b में रख दिया, तो ये b की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी 8 में। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 6, और फिर से जो लूप के अंदर आएंगे, a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, a की वैल्यू है 5, तो ये वाला जो 5 है ये प्रिंट हो जाएगा। फिर a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू है 8, 5 प्लस 8 13, और ये 13 कहाँ चला जाएगा, c में, तो यहाँ c की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, c की वैल्यू हो जाएगी 13। फिर से b की वैल्यू को हमने कहाँ रखा, 5 सॉरी a में, तो b की वैल्यू कितनी है, 8 है, जो कि a में चली जाएगी, तो a के अंदर वैल्यू हो जाएगी 8, ये मैं यहाँ चेंज कर देते हैं हम। फिर उसके बाद में c की वैल्यू b में, तो c की वैल्यू कितनी है फिलहाल 13, तो यहाँ पर जो c है, c की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी 13, यहाँ अपने लिख देते हैं ताकि हमको याद रहे। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 7, जैसी 7 होगी लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आके a की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, a की वैल्यू 8 है, ये a की वैल्यू 8 प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या हो रहा है कि जो b की वैल्यू है वो हम कहाँ रख देंगे, a में, तो b की वैल्यू कितनी है 13, तो ये यहाँ पर 8 की जगह पर क्या आ जाएगा 13, सॉरी यहाँ पे पहले क्या होगा, c इक्वल टू a प्लस बी होगा, तो c इक्वल टू a प्लस बी होगा, तो 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा 21, तो c के अंदर पहले वैल्यू आ जाएगी 21, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 21, और b की वैल्यू को हमने a में पुट कर दिया, तो b की वैल्यू 13 थी जो a में आ गई है, और c की वैल्यू को हमने क्या किया, b में पुट कर दिया, तो c की वैल्यू कितनी थी अपनी 21, तो यहाँ पर जो b है, b के अंदर वैल्यू आ जाएगी 21। तो इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा, और हर बार a की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, और यहाँ पर देखिए हर बार जो a है, a के अंदर b की वैल्यू आती जाएगी, और जो b है b के अंदर c की वैल्यू आती जाएगी, और c में वैल्यू कहाँ से आ रही है, a और b को जोड़ के। अब देखने में थोड़ा सा ये और मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक सिंपल लॉजिक है। आप वापस इसी चीज को देखिए, जो यहाँ पे मैंने आपको ये आउटपुट दिखाया है, आउटपुट बना के दिखाया है, इसको फिर से अपने एक बार देखते हैं, समझते हैं। एकदम आसान है, हमने 0 और 1 को आपस में जोड़ा था। आप ये मान लीजिए कि ये वैल्यू है, यह है a और यह है b,
हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा और वैल्यू कहाँ रख दी, सी में। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि इसको वैल्यू यहां रख दी, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, 1 प्लस 1 को, इस 1 को और इस 1 को, तो रिजल्ट क्या आ गया 2। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया कि जो 2 है और 1 है इनको आपस में जोड़ दिया, 2 और 1 इनको आपस में जोड़ा तो वैल्यू क्या मिल गई हमको 3। फिर हमने क्या किया 3 को 2 से जोड़ दिया तो वैल्यू क्या मिल गई 5। अब देखो ये जोड़ने पे नेक्स्ट वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन ए और बी के अंदर भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो वो वैल्यू हम कैसे चेंज करवा रहे हैं, बस वही जो वैल्यू है वो हम लोग इस स्टेटमेंट के थ्रू चेंज करवा रहे हैं कि जैसा हमने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी, ए और बी को जोड़ा, जोड़ के वैल्यू कहाँ रख दी c में, टेम्परेरीली हमने एक बार उसको c में रख दिया। अब b की वैल्यू जो थी, b की वैल्यू को a में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर जो b है, b की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो रही है a में, और जो अपना c था, c के अंदर जो भी वैल्यू है वो कहाँ जा रही है इस b में। ये जो b है इस b के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा और जो वैल्यूज है वो आपस में एक्सचेंज होते रहेंगी और ये जो सीरीज है ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं और आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट पावर ऑफ ए गिवन बेस नंबर एंड इट्स एक्सपोनेंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग इसको करते हैं और यहाँ अपने को इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। अपने पहले इसको मैथमेटिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए मैं यूं लिखता हूं कि 4 की पावर 3 है ना। तो ये जो 4 है, 4 को क्या बोला जाएगा बेस, 4 को हम क्या बोल सकते हैं बेस वैल्यू। और जो ये 3 है, 3 को हम क्या बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं x। और इसकी पावर कैलकुलेट करनी है। अब पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 की पावर 3 यदि लिखा हुआ है तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार करेंगे 3 बार, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट कितना दिया हुआ है हमें 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं। अब इसका रिजल्ट जो भी आएगा यानी कि 64 आया, तो हमको यही क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक बेस वैल्यू इनपुट करेगा यूजर और कोई एक एक्सपोनेंट उसका यूजर इनपुट करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी पावर है वो कैलकुलेट होके रिजल्ट में आनी चाहिए। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमने ये अलग अलग वेरिएबल लिए हैं। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है बेस, एक वेरिएबल लिया है ex यानी एक्सपोनेंट, एक वेरिएबल लिया है p और p की शुरुआती वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, और एक वेरिएबल लिया है i। इसके बाद में हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर बेस वैल्यू एंड इट्स एक्सपोनेंट, और स्कैनफ में हमने बेस वैल्यू को और इसके एक्सपोनेंट इन दोनों को रीड कर लिया। फिर हमने एक लूप लगाया जो i इक्वल्स टू 1 और i लेस देन इक्वल्स टू x। ये चीज हमको ध्यान से नोटिस करनी है कि ये लूप कहां तक चल रहा है x तक, यानी जो भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जैसे अपने एग्जांपल देखा ये, तो एक्सपोनेंट इसमें कितना था 3, तो ये लूप कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स। यदि यहाँ पर मैं 8 लिख देता 3 की जगह पर तो ये लूप कितनी बार चलता 8 टाइम्स चलता।
तो हम एक बार इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, इसी को समझते हैं। तो उससे आगे हमने और फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि p इक्वल्स टू p इंटू बेस, p इक्वल्स टू p इंटू बेस। अब ये क्या स्टेटमेंट है और ये कैसे फंक्शन करेगा, इसको हम वेरिएबल्स के नाम और उनकी वैल्यूज का यूज करके देखते और समझते हैं। तो शुरू में एक वेरिएबल लेते हैं i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू शुरुआत में 1 है, और एक वेरिएबल लिया हमने अपना बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 4, और एक वैल्यू लेते हैं हम किसकी, x की, x की वैल्यू शुरू में कितनी है कि 3 है, और इसी तरीके से एक अपना जो है p को अपने यहां लिख लेते हैं इस जगह पर p। अब देखते हैं कि प्रोग्राम का जो ये लूप है ये कैसे कैसे चलेगा और कैसे कैसे वैल्यूज चेंज होंगी। तो शुरुआत में i की वैल्यू 1 है, लूप शुरू होगा, कंडीशन ट्रू रहेगी और लूप के अंदर आएंगे p इंटू बेस। अब p कितना है अपना, p की वैल्यू शुरुआत में 1 है और बेस कितना है अपना 4, तो 4 1 जा 4, यानी ये जो p और जो अपना b है यानी कि बेस है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, अब ये कहां चला गया, 4 1 जा 4, ये जा रहा है p में, यानी कि जो भी रिजल्ट होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कहां चला जाएगा, p में। तो p के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4, फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2, i की वैल्यू 2। फिर से कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर हमने क्या लिखा है, p इंटू बेस। तो p कितना है फिलहाल, p है 4 और बेस कितना है अपना 4, तो 4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 16, और ये 16 कहां चला जाएगा वापिस p में। तो p की वैल्यू फिलहाल कितनी हो जाएगी 16, ये जो p है p की वैल्यू को हम लिख देते हैं 16, ये p इक्वल्स टू 16। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू अभी 2 है और अब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू रहेगी अभी भी, और हम लूप के अंदर आएंगे, p इंटू बेस, अपना p कितना है फिलहाल 16 और बेस कितना है अपना 4, तो 16 4 जा 64, 64 कहाँ चले जाएंगे p में, तो p की करंट वैल्यू, p की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 64। अब फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, i की वैल्यू 4 हम कर देते हैं, ये i की वैल्यू लिखी 4, वापस लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी, क्या i x कितना है अपना 3 से छोटा है या बराबर है, नहीं, यानी कि लूप क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो जैसे लूप फॉल्स होगा हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, और हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर और ये वैल्यूज ये प्रिंट करवाई है कि फर्स्ट क्या लिखा है %d, जो ये फर्स्ट %d है ये किसके लिए है, ये यहाँ पे देखिए बेस के लिए है, ये %d किसके लिए है, बेस के लिए। तो बेस अपना कितना है 4 है, तो हमने बेस को लिख दिया 4। फिर रेस्ट हमने ये लिखा कि रेज टू द पावर, और क्या लिखा %d, ये दूसरा जो %d है ये किसके लिए है, एक्सपोनेंट के लिए है, और एक्सपोनेंट हमारा कितना है 3 है, तो ये हमने लिखा 3, और फिर हमने क्या किया p %d, ये %d किसके लिए है, p के लिए, इस p के लिए, और p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में लेटेस्ट 64, ये 64। तो 4 की पावर 3 यानी कि 4 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू कितना रहेगा 64। तो इस तरीके से हम कोई भी जो बेस वैल्यू इनपुट करेंगे उस बेस वैल्यू के
आधार पे और जो हम एक्सपोनेंट इनपुट करेंगे उस एक्सपोनेंट के आधार पे हमारा ये प्रोग्राम पावर कैलकुलेट करके रिजल्ट के रूप में शो कर देगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट, कि चेक कीजिए कोई संख्या प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राइम संख्याओं को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक का यानी 1 का और खुद उसी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, अन्य किसी भी संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, वो प्राइम संख्याएं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे कि 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि साहब हम यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा और हमारा प्रोग्राम ये कैलकुलेट करेगा कि वो संख्या प्राइम है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे सोल्व किया है। सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं n और i। प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट करवाया एंटर ए नंबर, स्कैनफ में n को रीड कर लिया। फिर हमने लूप लगाया i इक्वल्स टू 2, i लेस देन n और i प्लस प्लस। i को हमने 2 से क्यों शुरू किया? क्योंकि 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता ही है, तो हमको शुरुआत इसीलिए हमने कहां से की है? 2 से की है। और ये लूप कहां तक चल रहा है? i लेस देन n, यानी कि जो भी n है उससे एक कम तक ये लूप चलेगा। कि मान लीजिए n 25 है तो ये लूप कहां तक चलेगा? 24 तक। यदि n 7 है तो लूप कहां तक चलेगा? 6 तक, यानी जो भी n है उससे एक लेस तक चलेगा। अब देखो आगे कैलकुलेशन क्या हो रही है। इसमें ये इफ कंडीशन दी हुई है, ये इफ कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखिए ध्यान से इसको। इसमें लिखा है कि n रिमाइंडर i इक्वल्स टू 0 यदि n में भाग देंगे i का, और रिमाइंडर आपको मालूम है, यानी ये ऑपरेटर क्या काम करता है? शेषफल कैलकुलेट करता है। पहले हमने प्रोग्राम्स के दौरान इसको डिस्कस किया हुआ है। शेषफल यानी कि रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, n में अपने भाग देंगे i का, और शेषफल यदि 0 आता है तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। शेषफल 0 आने का मतलब कि भाग पूरा पूरा चला गया, और जिस संख्या में भाग किसी दूसरी संख्या का पूरा चला गया मतलब कि वो प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम तो वो होती है ना जिसमें भाग पूरा ना जाए, है ना। तो यदि भाग पूरा चला गया तो इसका मतलब है कि वो संख्या प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन है ये वर्क करेगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपने n की एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि n की वैल्यू है 7, और जो i है, i की वैल्यू शुरू में कितनी है अपनी? 2 है। अब अपने देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम, इसके अंदर जो लूप और कंडीशन है ये कैसे वर्क करेंगी। तो लूप की शुरुआत कहां से हुई है? i से। i की वैल्यू कितनी है? 2 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख ली है। i की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू अपनी 7 है, ये हमने अज्यूम किया है फर्स्ट टाइम। तो जो i है वो n से छोटा है, यानी ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो लूप के अंदर आएंगे। अब देखो ध्यान से, ये n रिमाइंडर i, n अपना कितना है? 7,
आई अपना कितना है 2, साथ में जब 2 का भाग देंगे, ध्यान से सुनो, साथ में जब 2 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है। हमको पॉइंट्स में नहीं जाना है, हमको दशमलव यानी डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं करना है, हमको भागफल और शेषफल दोनों अलग अलग निकालने हैं। तो हमको सिर्फ यहाँ पर शेषफल चाहिए। जब 7 में भाग देंगे 2 का तो शेषफल कितना आएगा, जो भी शेषफल आता है क्या वो 0 के बराबर है, नहीं। 7 में जब 2 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या होगा i प्लस प्लस, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे अपने i की वैल्यू कितनी लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या i n से छोटा है, हाँ जी है। फिर 7 में यानी n कितना है अपना 7, i अपना कितना है 3, 7 में भाग देंगे 3 का तो शेषफल 0 आता है, नहीं। नहीं आता तो फिर से i प्लस प्लस, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, i की वैल्यू हो गई 4 यानी कि 4। फिर से कंडीशन चेक होगी, हम लूप के अंदर आएंगे, 7 में भाग देंगे i का यानी कि 4 का, 7 में भाग देंगे 4 का, शेषफल 0 आता है, नहीं। फिर i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी साहब 5। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे और i लेस देन 7 सॉरी i लेस देन n यानी कि 5 7 से छोटा है, हाँ है। तो लूप के अंदर आएंगे, 7 में भाग देंगे 5 का, और क्या शेषफल 0 आता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। i की वैल्यू 6 होते ही फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या i n से छोटा है, हाँ है। 7 में भाग देंगे 6 का, शेषफल 0 आता है, नहीं। नहीं आता है तो फिर i प्लस प्लस, और i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब i की वैल्यू जैसे ही 7 होगी फिर कंडीशन चेक होगी लूप की, और लूप की कंडीशन जब चेक होगी तो क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। क्या i n से छोटा है, यस और नो। i कितना है 7, n कितना है 7, क्या 7 से छोटा है, यस और नो। तो आंसर क्या आएगा नो यानी कि फॉल्स। तो ये लूप अपना क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो जैसे लूप फॉल्स होगा हम बाहर आएंगे लूप से, और लूप के बाहर हमने एक कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ i इक्वल्स टू n, क्या i कितना है अपना 7 है, n कितना है अपना 7 है, क्या i और 7 सॉरी i और n बराबर है, हाँ जी बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि नंबर इज प्राइम, यानी कि जो 7 नंबर हमने इनपुट किया था वो एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि ये जो क्वेश्चन है ये प्राइम नंबर को कैलकुलेट करके बताता है, रिजल्ट बताएगा, सॉरी ये संख्या को कैलकुलेट करके ये बताएगा भी वो प्राइम है या नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो इस बार थोड़ा सा हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो इस बार हम जो n है n की वैल्यू और 9 अज्यूम कर लेते हैं। n की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम करी 9, और जो अपना i है i की वैल्यू शुरुआत में कितनी है, जब अपने प्रोग्राम दोबारा रन करवाएंगे तो i की वैल्यू शुरू में कितनी रहेगी 2 रहेगी। हमने कंडीशन चेक करी i लेस देन n, यस। तो n रिमाइंडर i यानी कि 9 में भाग देंगे 2 का तो शेषफल 0 आता है, नहीं। नहीं तो हम क्या करेंगे i प्लस प्लस, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जो ये i की वैल्यू 2 थी प्लस प्लस होने पे i की वैल्यू हो गई 3। फिर से क्या होगा, हम लोग लूप के अंदर आएंगे, n रिमाइंडर i यानी कि 9 में भाग देंगे 3 का तो शेषफल 0 आता है, हाँ आता है। आता है तो हम कहाँ आएंगे, इस कंडीशन के अंदर आएंगे, और इस कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम, यानी कि ये जो नंबर है
ये प्राइम नहीं है, यानी कि जो 9 नंबर हमने इनपुट किया था वो प्राइम नंबर नहीं है। और ब्रेक, ये देखो यहाँ पे ब्रेक का क्या यूज है। ब्रेक क्या करेगा, जो ये फोर लूप है इस फोर लूप को यहीं पर बीच में रोक देगा, इस फोर लूप को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और लूप से बाहर आएंगे। बाहर हमने एक कंडीशन लगा रखी है, कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ है, क्या i और n बराबर है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स। और हमारा जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, क्या कि नंबर इज नॉट प्राइम, कि जो 9 इनपुट किया गया था वो प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से ये फंक्शन वर्क करता है। तो साथियों, आपने देखा कि हमने अलग अलग प्रोग्राम डिस्कस किए। ये सभी प्रोग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम या थ्योरेटिकल एग्जाम किसी में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, एक चीज हमको विशेष ध्यान रखनी है कि सी लैंग्वेज में कभी भी प्रोग्राम को रट्टा मार के याद नहीं किया जा सकता। जब तक प्रोग्राम का लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है और कैसे कैलकुलेशन हो रही है, क्यों कैलकुलेशन हो रही है, तब तक आप उसको याद नहीं कर सकते, उसको रट्टा नहीं मार सकते। और आपको यदि क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइज करके इसको देख सकते हैं। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चन है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, उसका जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर भी और जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो की आपको तुरंत रिपोर्ट या नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।